हाँ, मैंने कुछ सुनी है, उसमें से कुछ शायद मैंने मिस कर दी है, लेकिन ये है कि वो इंशाल्लाह वो आप करें। उसके बाद जो है ना, ये पेन जो है ना, ये साथ साथ जो मॉड्यूल हो रहा है ना, उसमें आपका साथ साथ एक्स होता जाएगा, ठीक है। पेन पेन एक्चुअली देखें, चक्कर ये है कि कहने को एफसीपीएस या एमसीपीएस या आईएमएम के अंदर पेन शामिल है भी नहीं और नहीं भी है, तो वो बड़ी बड़ी जो चीजें हैं उनको हटा भी देना, तो छोटी चीजों में भी बहुत कंफ्यूजन होती है, ठीक है। कि आपने जैसे उस दिन उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था, वो नो डाउट वो क्वेश्चन का स्टेम क्लियर नहीं था, लेकिन स्टिल एक्चुअली देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन अबाउट दैट टॉपिक, ठीक है। अच्छा, तो एक्चुअली मैं असल में अब क्योंकि वाइवे वालों की डेट आ गई है, तो मैं उनको थोड़ा सा एक दफा फिर से दोबारा से करना चाह रहा हूँ। अभी सिर्फ आयशा ही आई है, अब आयशा पता नहीं क्या जवाब देंगी, आयशा का पता नहीं माइक ठीक होगा या नहीं होगा। दुनिया की सारी चीजें ठीक हो ठीक है। सकती हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। पक्की बात है, क्योंकि वो एक हमारी यहाँ पे डॉक्टर सारा हैं, उनका कभी भी माइक ठीक नहीं हुआ था। वो मेरे ख्याल उन्होंने भी कसम खाई हुई है कि जब तक उनका इम्तहान पास नहीं होगा तब तक उन्होंने मोबाइल चेंज नहीं करना, ठीक है। अच्छा, मैंने भी एक छोटा सा आप लोगों को एक 8 पॉइंट्स लिख के भेजे, तो आप उनको जरा सा कंसिडर करें, और उसके अंदर से अक्सर औकात जो वाइवा है उनमें से किसी चीजों के बारे में आपसे पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे आप अब आपका भी टारगेट टास्क होना चाहिए कि आप ऐसा करें कि तमाम कैलकुलेशंस, तमाम फार्मूलाज, तमाम लॉज, उनको टैबुलेट करें अपने दिमाग के अंदर, बेशक नोट कर लें, बेशक किसी एक जगह कंपाइल कर लें, ये आपकी मर्जी है। जैसे बॉयल्स लॉ है, जॉल्स लॉ है, उसके बाद सिलेंडर के लिए कौन सा लॉ लगता है, उसके बाद जी आपकी वेपराइजर के लिए कौन सा लॉ होता है, वो गैड्रोस हाइपोथेसिस का होता है, और इस तरह करके मतलब लाइक कि यू विल हैव अ नंबर ऑफ थिंग्स जो कि आपसे टोक्स में पूछी जा सकती हैं, जो कि आपसे टेबल वाई में लिखवाई जा सकती हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ ग्राफ्स होंगे, कुछ टेबल्स होंगे, कुछ उसके अंदर जो है आपकी कैलकुलेशंस होंगी, जैसे अलाउएबल ब्लड लॉस है, जैसे फैक्टर 8 के लेवल की कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये जो जूनियर सुन रहे हैं ये अभी से बना लें, बजाय इसके ये कि उनको आखिरी दिन करना पड़े। आप लोग अभी से ही एक अपना अलग से कॉपी या फोल्डर बना लें जिसके अंदर तमाम एनेस्थीसिया से रिलेटेड फॉर्मूलाज, कैलकुलेशन, लॉज, ठीक है। तो एक ये आप टास्क मुकम्मल कीजिए। उसके बाद जो है देखें डिजीज, अगर हम डिजीज के बारे में बात करें, कोई भी आप डिजीज पढ़ना शुरू करते हैं, तो आप डिजीज को किस किन आपको डिजीज के बारे में क्या कुछ पता होना चाहिए। जैसे अब हम एग्जाम्पल कौन सी डिजीज की लें, असल में कई दफा बहुत सारी बीमारियां। अच्छा, आप एग्जाम्पल लेते हैं मिसाल के तौर पे ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, व्हाट आयशा बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज? शाबाश। सर जिसमें हमारे बस एक्सप्रेशन पे इशू आ रहा है, उसमें ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन और ये हो जाए एयरवेज में। ठीक है, मतलब बेसिकली ये कि इसके अंदर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, नाम से जैसे पता लग रहा है। और यूजुअली वो ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो इंस्पिरेशन में होती है या एक्सपिरेशन पे होती है? यूजुअली एक्सप्रेशन में। एक्सपिरेशन पे, तो एक्सपिरेटरी एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अच्छा, अब इसको जब हम आगे कैटेगराइज करेंगे तो ये किस, इनको मेनली दो कैटेगरी में किस तरह डिवाइड करेंगे? सर ये थोड़ा सा लाउड बोले। क्रॉनिक क्रॉनिक सीओपीडी में करेंगे, क्रॉनिक और एक्यूट। नहीं, एक या रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगी, ठीक है। जी। तो जो जो एस्थमा होता है वो भी ऑब्स्ट्रक्टिव एयर फ्लो डिजीज है, लेकिन दैट इज रिवर्सिबल, ठीक है, दैट इज फुली रिवर्सिबल। तो एक वो हो जाएगी, और एक ये है कि जो फुली रिवर्स नहीं हो रही, तो दैट इज सीओपीडी, ठीक है। तो जो एस्थमा पे अगर हम फोकस करें, तो एस्थमा, व्हाट इज एस्थमा? एस्थमा आपसे सवाल पूछें, क्योंकि यही यही आपसे कोई भी है, मैं आपको एक डिजीज की एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको कोई भी डिजीज पढ़नी है आप इस तरह पढ़ें, आपको इन सवालों के आंसर आने चाहिए जब भी आप कोई पढ़े। अगर एक सफा पढ़ने के बाद आपको आपके पास इन सवालों के जवाब नहीं है, इसका मतलब है आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। कोई भी डिजीज के बारे में यही हो सकता है कि उसको क्लासिफाई कैसे करते हैं, उसके ना मेन प्रॉब्लम क्या होती है, तो बेसिक क्या चीज होगी। तो एस्थमा में मेन क्या प्रॉब्लम होती है? सर हमारे पास वो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है थोड़ा सा एक्सपिरेशन में। ऊंचा बोले, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। आवाज नहीं है क्लियर? हल्की आ रही है, क्लियर है लेकिन हल्की है, थोड़ा सा लाउड बोले, शाबाश। अभी आ रही है सर? जी जी, अब सही है। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, ठीक है। और जी। और क्या होता है?
सर एक्सपिरेशन में इशू होता है, हमारे पास वो उसमें सिक्रीशंस भी ज्यादा हो जाती है। वेरी गुड, दो बातें आपने बता दी। और एक चीज और इसका कंपोनेंट होता है हाइपर रिएक्टिव, ठीक है, यानी कि इसमें जी हाइपर रिएक्टिव एयरवे होता है, जी ठीक है। और जो जो सिक्रीशन ज्यादा होती हैं उसके लिए क्या है कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन, सिक्रीशन इज अ नॉन टेक्निकल वर्ड, ठीक है। तो आप ये जी सर। बोलें कि देयर इज इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस, ओके, एंड देयर इज हाइपर रिएक्टिव, यानी कि कोई भी ना, वो जिसको मजाकन वो कहते हैं ना, छेड़ मलंगा नहीं पहचान के टंगन, वो वाला हिसाब है कि आपने नॉर्मल पेशेंट में वही काम कर रहे हैं तो वो उसके अंदर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लेकिन जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होंगे उनके अंदर हाइपर रिएक्टिव है, ठीक है। तो इसका अब अगर टेक्निकल, अगर आप खूबसूरत जुमले में बोलेंगे कि हाइपर एक्टिव रिएक्टिव, हाइपर एक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, जिसके अंदर है कि ये इट इज फुली रिवर्सिबल, इट इज एपिसोडिक, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कफ, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन एंड इंक्रीज स्पूटम प्रोडक्शन, ठीक है। अब कितने टाइप का एस्थमा होता है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्थमा? जी, कोई और बोलना चाहे अगर, असर आप बताना चाहते हो अगर, बोल दो बोल दो। सॉरी माइक म्यूट था अपना। एक्यूट, एक्यूट ऑन क्रॉनिक और क्रॉनिक। अच्छा ठीक है, ये एक तरह से हो गया। और दूसरी मुझे ध्यान में अभी नहीं है। सोचे जरा ना, देखो एलर्जिक नहीं होता, हाँ सर बिल्कुल होता है। एलर्जिक होता है, किसी चीज से एलर्जी हो रही है तो एज अ पार्ट ऑफ जी, सॉरी, आई एम सॉरी, आवाज नहीं आई आपकी। एलर्जिक अस्थमा, एडल्ट ऑनसेट अस्थमा, जी, देखें एडल्ट मेनली, ऑनसेट अस्थमा और एक्यूट अस्थमा इस तरह से हो सकता है। जी जी, मतलब देखें ये एक्यूट एस्थमा और क्रॉनिक जो है ना वो तो एक अलग कहानी है, लेकिन बेसिकली इसके अंदर या वो एलर्जी कंपोनेंट होगा या नॉन एलर्जिक होगा, यानी कि बेसिकली आप समझ लें कि सीजनल हो सकता है, किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा हो, एंजाइटी की वजह से हो रहा हो, ठीक है। किसी दिन के खास डायरनल वेरिएशन हो रही हो, सुबह के बाद अर्ली मॉर्निंग एस्थमेटिक पेशेंट्स को ब्रोंकोस्पैज्म हो रहा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये आप इसको फिर मुख्तलिफ कॉजेटिव फैक्टर, इसकी etiology में मुख्तलिफ कॉजेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, मेनली यूजुअली एलर्जिक होता है या नॉन एलर्जिक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस्थमा के बारे में वो अगला अगला आपका सवाल आपसे मुख्तलिफ पूछ सकते हैं कि आप इसकी किसी भी बीमारी की सिवियरिटी को कैसे, मैं साथ साथ तमाम बीमारियों के लिए भी है कि मेन पहला क्वेश्चन हो गया कि बीमारी के अंदर होता क्या है, उस बीमारी को आप कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, सॉरी कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। अगली बात यह है कि कैटेगरी, आप उसको कैटेगराइज कैसे करेंगे कि सीवियर है या माइल्ड है या मॉडरेट है। तो व्हाट आर द फैक्टर्स, आयशा बताओ, शाबाश, हाउ टू असेस द सिवियरिटी ऑफ एस्थमा? सर FEV1 to FVC रेशियो देखेंगे, ये क्वेश्चन। और एक्सपीरियंस उसको देखो देखो मेरी बात सुनो, जनरली जनरली मुझे ये बताओ कि कभी भी किसी भी बीमारी को एवेल्युएट करना हो तो सबसे पहले हम उसके अंदर कुछ साइन सिम्टम्स भी देखेंगे, जी साइन सिम्टम्स देखें। तो आप उसमें बोलेंगे कि वो उसकी होगी अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल साइन सिम्टम्स। पेशेंट जो है वो सिम्टम्स कितने हो रहे हैं उसके सीवियर, ठीक है, उसके अंदर क्या आपको साइन नजर आ रहे हैं, साइंस ऑफ फेलियर तो नहीं नजर आ रहे, पेशेंट बहुत ज्यादा, उसको बहुत ज्यादा कफ, बहुत ज्यादा डिस्निया की कंप्लेन तो नहीं हो रही है, ठीक है। उसके बाद ये कि उसका ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट वो कितना सीवियरली ले रहा है, वो सिर्फ क्या ब्रोंकोडायलेटर्स ले रहा है, वो स्टीरॉइड्स ले रहा है, वो मोंटेलुकास्ट ले रहा है, उसको क्या नेबुलाइजेशन की बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट जरूरत पड़ रही है, ठीक है, और रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट हो रहा है या नहीं, ठीक है। और वो ये तो FE1 तो आप आखिरी आंसर होगा, इसके बाद सारी बातें बताने के बाद तो उसको कैटेगराइज करने के लिए हम कहेंगे कि हम पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट करते हैं, या बेड साइड पे कर सकते हैं, या हम उसको लैब में करते हैं तो वो स्पायरोमेट्री होता है, ठीक है। अब आंसर बेहतर हो गया? जी सर। और इसमें से कोई ऐसी चीज थी जो आपको ना पता हो? नहीं, तो ऐसा नहीं छुपा, था। तो आपने छुपा के क्यों रखा हुआ था ये, ठीक है। तो अब जी सिवियरिटी में कभी भी कोई भी सवाल का जवाब जब आपसे कोई इस किस्म का पूछे तो कोशिश करें कि क्लिनिकल हिस्ट्री, या ये इसके लिए जो दूसरा जुमला बोल सकते हैं कि हिस्ट्री, एग्जामिनेशन एंड देन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है।
तो लेकिन या आप कह सकते हैं कि उसके साइन सिम्टम्स और उसकी देन इन्वेस्टिगेशन। तो उसमें आप और कोई इन्वेस्टिगेशंस एक्सरे करवा सकते हैं, एबीजीज करवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है फ्लो वॉल्यूम लूप्स करवा सकते हैं, लेकिन यूजुअली जो है जो बेड साइड आप पहले बोल दें FE1 बोल दें कि FE1 के हिसाब से उसको क्लासीफाई कर लेंगे कि उसकी FEV नॉर्मल जो है वो 80% से ज़्यादा होती है, अगर 50 से 80 है तो माइल्ड है, अगर 30 से 50 है तो जो है वो मॉडरेट है, और अगर लेस देन 30 हो गया तो सीवियर हो गया। ठीक है, यही COPD में भी होता है तकरीबन, और यही उसके अंदर भी होता है। ठीक है, अब यहीं पर वो आपसे, अगर आपको एस्थमा ही उन्होंने सिर्फ पूछना होगा तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूट सीवियर एस्थमा एंड लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। शाबाश, इसी सवाल को इसी में ही जवाब है, इसी से आगे लेके जाना है। रिपीट करें सर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्यूट सीवियर एस्थमा एंड लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। पहले एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती थी स्टेटस एस्थमेटिकस की, तो अब स्टेटस एस्थमेटिकस को के बजाय जो है वो एक्यूट सीवियर एस्थमा कहा जाता है या लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा कहा जाता है। मेरी क्लास जी परवेज कितना आप एपिसोडिक है इससे पता चलेगा, कितना फ्रीक्वेंटली होता है? नहीं, ये डिफरेंस नहीं होता, दोनों ही एक्यूट एस्थमा है, दोनों ही एक्यूट एस्थमा है। एक इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर के साथ वो स्टेरॉइड्स यूज कर रहा है कि नहीं? आप बात नहीं समझ रहे, ये दोनों एक्यूट अटैक है, ये दोनों जी। ही एक्यूट अटैक्स हैं। या ये परवेज आपको पता है? अगर आंसर तो आप बताएं प्लीज। परवेज की ऑडियो कनेक्ट नहीं है। अजहर आप बताना चाहते हो? एनीवन? ये आईफोन कौन है? ये नासिर है? आयशा समझ आया आपको सवाल का जवाब? सर नहीं समझ आ रहा। क्लिनिकल साइन सिम्टम्स पे होगा, अगर वो ही इज अनेबल टू कंप्लीट वन सेंटेंस इन वन ब्रेथ, ये एक्यूट सीवियर एस्थमा है, उसके अंदर टैकीकार्डिया हो रहा होगा। ठीक है, उसके अंदर जो है वो FE1 तो कम होगी ही होगी, पेशेंट के अंदर सीवियर स्पैज्म होगा। ठीक है, और उससे अगले स्टेप में अगर आप चले जाएंगे तो उसमें साइलेंट चेस्ट हो जाएगी, पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा होगा, कॉन्शियसनेस डिस्ट्रीब्यूटेड हुई होगी, और बिल्कुल साइलेंट चेस्ट हो जाएगी हाई, और कार्डियोवास्कुलर साइन सिम्टम्स भी आने शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग एस्थमा। अगर आप ने मेरे कहने पे क्लिनिकल एनेस्थीसिया वाइवा बुक पढ़ी होती जूलियन बार्कर, तो आपको इस सवाल का जवाब आता होता, क्योंकि यही सवाल पूछा जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते रहते हैं आप लोग, जो मेन सवाल है उसका जवाब आता नहीं है। ठीक है, तो सर वो अभी से ही शुरू करनी थी, इस मंथ से करनी थी मैंने, तो वो ड्यूटी मेरी चेंज हो गई। वाइवे के बाद करनी है? नहीं सर, वो बस इधर ड्यूटीज का हो गया था, मैंने अभी उसके प्रिंट निकाले हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, नो 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 नॉन टेक्निकल एक्सप्लेनेशन, प्लीज आप पढ़ें। अभी भी ये अभी यहाँ पर मेरे सामने जवाब ना देना कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन एग्जाम में ना कीजिएगा ऐसा। ठीक है, ये एट द सेम टाइम हम लोगों ने सिवियरिटी को कर लिया, कोई भी बीमारी होगी उसके अंदर सिवियरिटी का पैरामीटर होगा। फिर अगला क्वेश्चन होगा इसके बारे में कि इसके क्या क्लिनिकल साइन सिम्टम्स होते हैं सिस्टमेटिक। तो यूजुअली एस्थमा के अंदर दूसरे सिस्टम्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, लेकिन यूजुअली इट रिमेन्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो सकता है। जब भी हाइपोक्सिया होता है, जब भी हाइपोक्सिया के जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से जो फीचर्स हैं वो हो सकते हैं, रेस्टलेस हो सकता है पेशेंट को, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन के साइन होंगे, पेशेंट को टैकीकार्डिया होगा, स्वेटिंग होगी, जो है वो तमाम जो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर इसकी जगह कोई और डिजीज होगी जिसमें डिफरेंट सिस्टम इन्वॉल्व होंगे, तो इसी जगह पे आप बाकी सारे सिस्टम ठीक है, ब्लड प्रेशर ठीक, बाकी सारे सिस्टम्स को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको क्योंकि एक बीमारी बता के मैं आपको बेसिकली सारी बीमारियों को पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। उसके बाद अगला वो किसी बीमारी में एक सिस्टम इन्वॉल्व होगा, किसी बीमारी में दो सिस्टम इन्वॉल्व होंगे। अगर कोई रीनल फेलियर है तो उसके अंदर सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे होंगे। ठीक है, अगर लिवर फेलियर है तो उसके अंदर तकरीबन सारे सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे होंगे। अगर मिसाल के तौर पे माइस्थीनिया ग्रेविस है तो उसके अंदर न्यूरोमस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा अगला आएगा उसका ट्रीटमेंट। तो व्हाट आर द डिफरेंट मैन्यूअर्स विद डिफरेंट ड्रग्स, डिफरेंट थिंग्स व्हिच वी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। जी
जी आयशा बताओ। सर इनहेल शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट पे करेंगे एक्यूट ट्रीटमेंट पे, और फिर सर उसके बाद फिर लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट पे जाएंगे क्रॉनिक में, ओके और फिर सर साथ में इनहेल एंटीकोलिनर्जिक्स। वेरी गुड। और सर फिर ये मॉन्टिलोकास्ट और लिकोट्राइन ये देखिए, इनहिबिटर्स। अब आप अगर इस सवाल के जवाब में ये बता देते ना तो आपके लिए आसान हो जाता कि एक इसका एक्यूट मैनेजमेंट है और एक इसकी मेंटेनेंस कह लें या इसकी क्रॉनिक मैनेजमेंट कह लें, ठीक है। तो जो क्रॉनिक मैनेजमेंट के लिए चीजें ली जाती हैं वो आमतौर पे स्टीरॉइड्स और ये ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट और जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ठीक है, एंड अवॉइडेंस ऑफ द रिस्क फैक्टर्स एंड एनी इफ देयर इज एनी एलर्जिक component, so you can treat the allergy by some vaccines or by allergy testing, ठीक है। ये हो गया उसका क्रॉनिक मैनेजमेंट। और जो एक्यूट मैनेजमेंट है वो आपने बता दिया। आप इनहेल्ड का लफ्ज बोल रही हैं तो इनहेल्ड का लफ्ज इनकम्प्लीट है, आप नेबुलाइज भी साथ बोलें, ठीक है। जी तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट होते हैं वो ओरल भी होते हैं, इनहेल्ड भी होते हैं एंड नेबुलाइज भी होते हैं। जो इप्राट्रोपियम होता है वो आमतौर पर नेबुलाइज्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो और कौन सी मेडिसिन ली जाती हैं एक्यूट में, पहले ज्यादा यूज की जाती थी अमाइनोफाइलिन है, थियोफाइलिन अमाइनोफाइलिन, ठीक। थियोफाइलिन जो है वो आमतौर पे ओरल दी जाती है, ठीक है। और जो अमाइनोफाइलिन है वो आईवी दी जाती है। वो बेसिकली डायफ्राम की टोन को भी स्टिमुलेट करता है, तो उसका एक रियल ये भी होता है, ठीक है, अमाइनोफाइलिन का। अच्छा, अगर ये एक्यूट अटैक के अंदर और कौन सी चीजें हैं जो इनके अलावा आप यूज कर सकते हैं एक्यूट अटैक में? सप्लीमेंटल ऑक्सीजन। ओके वेरी गुड। और मैग्नीशियम, ब्रोंकोडायलेटर्स दे दिए हैं। मैग्नीशियम, लिग्नोकेन, उसके बाद जो है आपका जो कैटामीन, ठीक है, इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स, और फिर एंड पे अगर कोई भी चीज काम नहीं कर रही मैकेनिकल वेंटिलेशन भी आप कर लेंगे, और उसके बाद एंड पे आखिरी आंसर जो है वो एक्मो, ठीक है। ये आपका आंसर मुकम्मल हो गया एस्थमा। तो वो किसी भी डिजीज में आपको तरतीब से ये बातें पता होनी चाहिए कि जो है वो एक्यूट मैनेजमेंट क्या होती है, क्रॉनिक मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ डिजीज डायरेक्ट डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट्स होते हैं, और कुछ जो होते हैं जो एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए होते हैं। जैसे मिसाल मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि सीआरएफ में, असल में तो सीआरएफ की कोई मेडिसिन नहीं है, जो जितने एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं उन्हीं को ट्रीट किया जा रहा होता है। इसी तरीके से लिवर फेलियर के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे लिवर फेलियर में अगर कोई मेडिसिन दी जा रही है लैक्टुलोज फॉर एग्जांपल, तो एक्चुअली वो तो सिर्फ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी को प्रेसिपिटेट होने से रोकने के लिए दी जा रही है, ठीक है। तो आपको एक स्पेसिफिक डिजीज की मैनेजमेंट होती है और एक जो है उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स के लिए होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो इस टाइम पे उसकी जो सिस्टमैटिक इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हिपोक्सी हो रही है, उसको ट्रीट करने के लिए दी जा रहा है, उसने अस्थमा में कुछ नहीं करना, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ इसकी। तो मैं और तमाम कोई भी डिजीज आप लोग पढ़ रहे हो, अगर इस स्टेप में आपको तमाम डिजीज जो एजेंट्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनका ग्रुप, उनके साइड इफेक्ट्स और उनके सिस्टेमिक इफेक्ट्स और उनकी एनेस्थीसिया रेलेवेंस, ठीक है। तो एस्थमा की डिजीज की जो मेडिसिन हैं उनकी एनेस्थीसिया की क्या रेलेवेंस होगी? जी जनाब। कि कौन सी ड्रग्स इसको एग्रेवेट करती हैं? और वो मेरा सवाल मैंने बहुत क्लियर बोला है, एस्थमेटिक मैनेजमेंट के अंदर जो दवाइयां ली जा रही हैं उनकी एनेस्थीसिया में क्या इंटरेक्शन है, क्या रेलेवेंस है? जी बताओ शाबाश। देखो ब्रोंकोडायलेटर्स बीटा 2 एगोनिस्ट का क्या साइड इफेक्ट होता है? जी बीटा 2 एगोनिस्ट साथ में हमारे पास हाइपोटेंशन भी करेंगे। हाइपोटेंशन से ज्यादा बेहतर आंसर क्या होगा? वो वेसोडाइलेशन नहीं, टैकीकार्डिया करते हैं ना। तो आपकी रेलेवेंस एनेस्थीसिया की दवाइयों के साथ आपने कोई और दवाई दी है साथ, तो वो और ज्यादा मजीद टैकीकार्डिया कर सकते हैं,
ठीक है। टैकीकार्डिया से मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई रेशियो डिस्टर्ब होती है, उनकी वजह से हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, ठीक है। आप एक एस्थमेटिक पेशेंट है ऑलरेडी टैकीकार्डिक है, अब आपने उसको लेरिंगोस्कोपी की है, तो लेरिंगोस्कोपी की वजह से जो है वो हाइपरकलीमिया नहीं होता बीटा एगोनिस्ट से, हाइपोकलीमिया होता है असर, ठीक है। दूसरा होता है कि जब बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं तो वो पोटेशियम को सेल के अंदर लेके जाता है, जस्ट लाइक और कौन सी मेडिसिन सेल के अंदर लेके जाती है इलेक्ट्रोलाइट्स को, इस तरह पढ़ते हैं। ये जूनियर जो सुन रहे हैं मेरी बात, प्लीज अपनी पढ़ाई को इस तरह से बनाएं। ये किताबें आप लोगों को ना, आप लोगों के साथ हशर नशर कर देंगी, आपकी कॉन्सेप्ट का ऐसी तैसी फेर देंगी। अगर आप लोग किताबें रट्टा मारते रहेंगे, आप लोग कभी भी कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो प्लीज अपनी पढ़ाई को इस तरह इस पैटर्न पे लाएं कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग आपको पता हो कि इससे मिलती जुलती क्या है। अब आपको इसलिए आपको पता है, अब मैं आपसे अगर पूछूंगा कि हाइपरकलीमिया का ट्रीटमेंट क्या देते हैं तो आपको याद आ जाएगा। हाइपरकलीमिया के ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? इंसुलिन का। तो इंसुलिन, थैंक यू वेरी मच। बात कर रहा हूं। तो इंसुलिन जो है वो इंसुलिन जो है वो भी पोटेशियम को अंदर लेके जाती है, तो उससे भी हाइपोकलीमिया होता है, ठीक है। तो आप चीजों को कोरिलेट करें। और एनेस्थीसिया रेलेवेंस कोई हो सकती है और किसी मेडिसिन की जो एस्थमा की ट्रीटमेंट में ले रहे होते हैं? शाबाश, सोचो जरा, और कौन सी दवाइयां रह गई हैं? स्टेरॉइड्स दे रहे हैं। वेरी गुड। तो स्टीरॉइड से कोई एनेस्थीसिया की रेलेवेंस होती है? सर वो अगर क्रॉनिक उसमें ले रहे हैं तो फिर होगा क्या क्रॉनिक होगा? स्टेज में। क्या होगा? हाइपरटेंशन। खाली ये बात होती है या और भी कोई चीज होती है? देखो बेटा, सोचो, ये बातें मैं बहुत दफा बोल चुका हूँ। वो पेशेंट्स के जिन्होंने अभी विद इन लास्ट 3 to 6 months उन्होंने स्टीरॉइड का कोर्स लिया है, तो उनके अंदर एड्रीनल सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो उनके अंदर आपने स्टीरॉइड की रिप्लेसमेंट करनी होती है। जो उसके जो स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट्स हैं वो तो एक अलग कहानी है, जो आप बता रही हो ये तो साइड इफेक्ट्स आप बता रही हो, तो साइड इफेक्ट्स तो हर दवाई के होंगे। लेकिन स्टीरॉइड्स की हिस्ट्री इंपॉर्टेंट ये होती है कि अगर पेशेंट ने किसी भी रूट्स में से लास्ट 3 months में अगर लिए हैं और उसकी डोज मेरे ख्याल 10 मिलीग्राम से ज्यादा है, तो दैट पेशेंट नीड्स स्टीरॉइड रिप्लेसमेंट। तो आपको वो अगला सवाल इसी से पूछ सकते हैं कि स्टीरॉइड रिप्लेस कैसे करते हैं, ठीक है। स्टीरॉइड रिप्लेस कैसे करते हैं? 25 मिलीग्राम इंडक्शन पे देते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन, और अकॉर्डिंग टू द सर्जरी, अगर माइल्ड रिस्क सर्जरी है तो उसके अंदर जो है वो आप उसको एक सिंगल डोज देंगे। अगर मॉडरेट है तो आप 100 मिलीग्राम 8 आवरली फॉर 24 आवर्स देंगे, और अगर हाई रिस्क सर्जरी है तो 100 मिलीग्राम 8 आवरली फॉर 48 आवर्स देंगे, ठीक है। सर ये जो टेस्टोस्टेरॉइड वाला कॉन्सेप्ट है ये वो वाली चीज है ना? शुक्रिया, वो आपको बताएगा नहीं आयशा को कि आयशा ये स्ट्रेट डोज में पूछना चाह रहा हूँ। नहीं सर, सोच रही थी, बताना चाह रही अब थी। ये आप मैं मेरी बात सुनो प्लीज, मैं आपको एम्बैरेस नहीं कर रहा, मैं आपको बता के मैं इन लोगों को रिवॉर्ड कर रहा हूँ जो लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते और सिर्फ किताबों को रट्टा मारते हैं। खुदा के लिए किताबों से बाहर निकलना। किताबें पढ़ना 1920 में ठीक था, किताबें पढ़ना 2020 में ठीक नहीं है। किताबें आपको सिर्फ लकीर का फकीर और टनल विजन आपको देते हैं, ठीक है। और जिस किताब की आप लोग पूजा करते हैं यही हाल होता है एंड पे आके। ये नहीं है कि आयशा ने पढ़ा नहीं है, आयशा को ने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद ये आंसर क्यों नहीं दे पा रही है? क्योंकि किताब पढ़ के नहीं आंसर दे सकती। मैं भी जब किताब पढ़ता था मुझे भी ट्रेमर शुरू हो जाते थे, मुझे सारे एस्थमा के, ऐसे ही मैं एस्थमेटिक हूँ, दवाइयाँ वैसे ही मैं लेता रहता हूँ, तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती थी, ठीक है। तो इसलिए इट्स नथिंग, आप तो बहुत बेहतर आंसर दे रही हो। जब मैं मॉर्गन पढ़ता था तो मैं आपके जितना भी नहीं बोल पा सकता था, ठीक है। एनीवेज, आ गई समझ बात? एवरीवन विद मी? ठीक है, समझ आ रही है बात? तो उसके बाद दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्लिनिकल रेलिवेंस होती है। उसके बाद अगले स्टेप में बीमारी से ही आपने अब करना है ना, अब हर एनेस्थीसिया के स्टेप को सोचो। एक एस्थमेटिक पेशेंट को आपने एनेस्थीसिया देना है, क्योंकि मैं जरा जल्दी करने की कोशिश करूंगा क्या, ताकि ये हमारी डिस्कशन मीनिंगफुल हो। आपने उसको इंडक्शन कैसे करनी है, आपने उसको इंट्यूबेशन कैसे करनी है, आपने उसको मॉनिटरिंग कैसे करनी है, हर स्टेप में। हो सकता है कि हर
स्टेप हर बीमारी में फिट ना हो। जैसे इंडक्शन में आप कौन सा एजेंट यूज करेंगे और कौन सा एजेंट नहीं यूज करेंगे, शाबाश। इंडक्शन में आईवी या आईवी इनहेलेशनल केटामीन यूज करेंगे, वो ब्रोंकोडायलेटर भी है साथ में, और हिस्टामिन रिलीज का प्रोपोफोल को हम कम वो स्लो टाइट्रेटेड में जाएंगे। जी नहीं, नहीं। और कैटामीन की क्या सिर्फ एस्थमेटिक पेशेंट में फायदा होता है या कोई नुकसान भी होता है? नुकसान भी होता है, सिक्रीशन ज्यादा कर देता है। तो आपने क्यों बोला है सबसे पहले कैटामीन? प्रोपोफोल इज द बेस्ट एजेंट अमंग ऑल अदर्स, क्योंकि प्रोपोफोल कि किस कैरेक्टर की वजह से प्रोपोफोल इज द बेस्ट अमंग, इफ यू कंपेयर बिटवीन प्रोपोफोल एंड थायोपेंटोन एंड केटामीन। एटॉमिक डेट तो हटा दें आप एक लम्हे के लिए, लेकिन इनमें अगर करें तो बेस्ट ऑप्शन क्यों है प्रोपोफोल? एटॉमिक डेट तो एक अच्छी दवाई है ही नहीं वैसे ही। जी बाय द वे, एटॉमिक डेट अच्छी दवाई क्यों नहीं है? एक सिंगल डोज से भी एक प्रॉब्लम करती है, वो क्या प्रॉब्लम होती है? एमसीक्यू में आता है ये क्वेश्चन। एनीवन? सर पढ़ा था। जी सर, एड्रीनल सप्रेशन, ठीक है। इवन सिंगल डोज से एड्रीनल सप्रेशन करती है, ठीक है। तो प्रोपोफोल इज द बेस्ट। कि किस कैरेक्टर की वजह से एस्थमेटिक पेशेंट में प्रोपोफोल बेस्ट है? क्योंकि ये एयरवे रिफ्लेक्सेस को बहुत अच्छी तरह ब्लंट करती है। केटामीन डज नॉट ब्लंट एयरवे रिफ्लेक्सेस, इंक्रीज सिक्रीशन आउट। थायोपेंटोन डज नॉट ब्लंट एयरवे रिफ्लेक्सेस आउट, ठीक है। तो आपने ऐसी दवाई देनी है कि जिससे एयरवे रिफ्लेक्सेस अच्छी तरह ब्लंट हो, ताकि वो ना छेड़ बलंगा ने पहचान के टंगानू वाली बात ना हो। समझ आई? तो प्रोपोफोल टाइट्रेटेड डोजेस वाली बात यहाँ पे फिट नहीं होगी। एस्थमेटिक पेशेंट में फॉर एनी अदर रीजन हो तो वो एक अलग कहानी है, ठीक है। उसके बाद इंडक्शन की बात हो गई। मसल रिलैक्सेंट, कौन सा मसल रिलैक्सेंट आपने बेहतर होगा और कौन सा रिलैक्सेंट आपने नहीं देना? एट्राक्यूरियम वो देंगे, एट्राक्यूरियम नहीं देंगे कि उसमें और हिस्टामिन रिलीज होगी, एग्रावेट करेगा उसको। वेरी गुड। तो आपने ऐसी दवाई देने की कोशिश करनी है जो हिस्टामिन रिलीज ना करे, ठीक है। तो सिस एट्राक्यूरियम दे सकते हैं। क्या वीक्रोनियम दे सकते हैं? सर दे सकते हैं, ये नॉन हिस्टामिन रिलीज है। वीक्रोनियम से भी कम हिस्टामिन रिलीज होती है, ठीक है। तो वीक्रोनियम भी दे सकते हैं। एट्राक्यूरियम आपने अवॉइड करनी है। और किससे हिस्टामिन रिलीज होती है? और इससे किससे हिस्टामिन बहुत ज्यादा रिलीज होती है मसल रिलैक्सेंट में? वेरी गुड, ठीक है। सक्सामिथोनियम, ठीक है। अच्छा, उस पर मॉनिटरिंग, कोई स्पेसिफिक मॉनिटरिंग की जरूरत होगी? वो हो सकता है हो जरूरत, हो सकता ना हो। आप बोल दें जी इसके अंदर जो है वो एयरवे प्रेशर्स को हमने मॉनिटर करना है, मॉनिटरिंग है ये। समझ आई बात? एस्थमा के अंदर एयरवे से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो एयरवे से रिलेटेड आप बोलेंगे इन एडिशन टू स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 मॉनिटरिंग ऑफ एयरवे प्रेशर्स इज इंपॉर्टेंट, other than any other investigation which may be indicated because of any other comorbidity in asthmatic patient. usually control asthmatic patients में भी आप airway pressures को monitor करेंगे। उसके बाद आप कहेंगे अगर patient कोई failure में था या कोई ऐसी condition थी तो ABGs की भी जरूरत पड़ सकती है। That's it, ठीक है। what should be the mode of ventilation in asthmatic patient? परवेज साहब आप ही आपको भी वाइवा देना है जी। प्रेशर सपोर्ट नहीं, प्रेशर कंट्रोल। प्रेशर कंट्रोल जी सर, प्रेशर कंट्रोल। मैं आपको नहीं कह रहा, ये अजहर मैसेज लिखा है, मैं उसको कह रहा हूँ। प्रेशर कंट्रोल, प्रेशर सपोर्ट नहीं। प्रेशर कंट्रोल और प्रेशर सपोर्ट में क्या फर्क है? सर प्रेशर कंट्रोल में वो वॉल्यूम, इस वक्त आप लोग प्रेशर कंट्रोल मोड पे हैं। मैं अगर आप लोगों के पीछे धक्का लग के आपको जबरदस्ती में बुला रहा हूं तो आप लोग आ रहे हैं। प्रेशर सपोर्ट ये है कि आप लोग खुद कुछ इन्वॉल्वमेंट करें तो मैं आपकी हेल्प करूं। तो नोबडी इज ऑन प्रेशर सपोर्ट, एवरीवन इज इन डीप इन प्रेशर कंट्रोल मोड, ठीक है। ये फर्क है, आप समझ आ गई बात? प्रेशर सपोर्ट में आप कुछ इन्वॉल्वमेंट करेंगे तो मैं आपकी कुछ हेल्प करूंगा। तो दैट इज प्रेशर सपोर्ट कि आप हाथ आधा उठा के लेके आया तो आप उसके सर तक लेके जा रहे, दैट इज प्रेशर सपोर्ट, ठीक है। तो प्रेशर कंट्रोल मोड क्यों बेहतर होगा? बैरोट्रॉमा के चांसेस कम होंगे, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो
आपने बाकी फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना है। तो मॉडर्न वेंटिलेटर्स में प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल जो है ना, वो एक्चुअली तमाम मोड से सबसे बेहतर है। प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, इसके मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, लेकिन आप उस तरह बता सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम नए मॉनिटर्स में, नए वेंटिलेटर्स में मोड होता है कि जो प्रेशर को कंट्रोल करके, ठीक है, वो करता है, वेंटिलेशन करता है। ठीक है, तो और आपको क्या चीज करने की डिवाइड चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है? एक आपने प्रेशर मोड बता दिया, टाइडल वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट करेंगे? ऑप्टिमल पीप जरूर देनी है परवेज, अवॉइड पीप नहीं है आंसर। पीप आपने अवॉइड नहीं करनी, ये पहले भी एक दफा डिस्कस किया था और मैंने एक्सप्लेन किया था। इतनी पीप आपने देनी है कि जो उसके अंदर ऑटो पीप डेवलप हो रही है उसको काउंटर करे। ठीक है, इंस्पिरेटरी प्रेशर आपने ज्यादा नहीं होने देने। आप कौन सा वेंटिलेशन का स्टेप जो है वो प्रोलॉन्ग करेंगे, एक्सपिरेशन या इंस्पिरेशन? एक्सपायरेशन सर। ठीक है, तो एक्सपिरेशन को आप 1:2 के बजाय आप 1 हो सकता है 2.5 करना पड़े। ठीक है, तो ये है इसका। तो आप अच्छा, कौन सा एनाल्जेसिक्स में कोई अवॉइड करेंगे? जी, सर जो Morphine. ओपियाइड्स नर्वस रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करते हैं उनको अवॉइड करेंगे। एस्थमा पेशेंट में देखिए वो आगे कहेगा कि नो स्पेसिफिक कॉन्ट्राइंडिकेशन, यूजुअली द ड्रग्स व्हिच रिलीज हिस्टामिन शुड बी गिवन कॉशियसली। ठीक है, और आपने क्या नाम है इसका, एनसेड्स या किसी एक स्पेसिफिक अगर किसी दवाई से एलर्जी है तो आप उन दवाइयों को अवॉइड करेंगे। ठीक है, ये डॉक्टर शाजिर जो है ये अपना माइक को म्यूट करें प्लीज। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये बेसिकली ये कोई भी डिजीज पढ़ने का ये तरीका है। इसमें बहुत सारी चीजें, मतलब लाइक है कि रीजनल एनेस्थीसिया का रोल आ जाएगा। आप हर स्टेप को देख लें, इंडक्शन, प्री मेडिकेशन। याद रखें कि एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। एक एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको प्री मेडिकेशन ना देनी हो या आपको ओपियोइड ना देने हो, वो डिपेंड करेगा सिविरिटी पे। ठीक है, और आपने अच्छा एनाल्जेसिया भी देना है। अगर आप अच्छा एनाल्जेसिया नहीं देंगे तो तकलीफ से तो उसको और ज्यादा स्प्लिंटिंग होगी, और ज्यादा उसको उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो क्या नाम है उसका, एग्रेवेट हो जाएगी। ठीक है, एनसेड्स आप पोटेंशियली जो है वो एस्थमा में आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपको है कि उसको किसी एनसेड्स की वजह से उसको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बाकी कोई भी चीज कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। तो बेसिकली ये मैंने आपको जो तरीका बताया है, ये एक डिजीज की उसके अंदर पोस्ट ऑपरेटिवली क्या करना है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, यही सारी चीजें। ठीक है, तो आपने ऐसे बीटा ब्लॉकर, आपने मुख्तलिफ अगर हाइपोटेंशन हो करने के लिए आपने ऐसी दवाइयां अवॉइड करनी है कि जो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करती है, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स आप अवॉइड करेंगे। लो क्या नाम है उसका, डीप प्लेन ऑफ एनेस्थीसिया में आप इंटुबेट करेंगे। एक्सटुबेशन जो है, कुछ लोग उसको डीप एक्सटुबेशन कहेंगे, या आप उसको ये कहें कि भाई आप अवेक करेंगे जिसमें लेरिंगोस्कोपी के रिस्पांस को आप ब्लंट करेंगे। लाइट प्लेन मिनी ट्यूब निकालनी, या फुली अवेक या डीप। ठीक है, तो इसको इंडक्शन पे उस पे हम दोनों पे सर वो देंगे लेडोकेन। ठीक है, तो क्या नाम है इसका, देखो डीप एक्सटुबेशन जो है ना, आपस डीप एक्सटुबेशन यूजुअली जो है ना वो डिफेंड करना ज्यादा मुश्किल है। आप इसमें अपने ऊपर शर्त रख के ना बोलो कि हम डीप एक्सटुबेट करेंगे, उससे कहेंगे कि हमारे पास ऑप्शन है, अगर कोई एस्पिरेशन की रिस्क नहीं है तो वी कैन डू डीप एक्सटुबेशन, बट if there is any problem or any query, don't extubate in light plane, either deep or either fully awake with blunting of laryngoscopic stress response. ठीक है, आप उसमें लाइडोकेन दे दें, आप उसके अंदर दूसरे किसी तरीके से आप उसको ब्लंट करके और आप उसको एक्सटुबेट। ठीक है, डीप एक्सटुबेशन थोड़ा सा मतलब इसके अंदर ये एक प्रॉब्लम है। ठीक है,
मतलब लाइक कि आपको डिफेंड, क्योंकि देखिए ये आंसर गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही आंसर है, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ आपको कि इसमें आप फंस सकते हैं, तो इसलिए जो चीज फंसने वाली है उसमें जरा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये मैंने आपको देखें डिफेक्टो एक हमने एक एग्जाम्पल लेके एस्थमा की, हमने साथ ये भी मैंने साथ साथ बताने की कोशिश की है कि आपको कोई भी डिजीज, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें प्लीज, कि क्या किसी किताब में ऐसा लिखा हुआ है एस्थमा? नहीं। नहीं सर। तो आप मुझे बताइए कि क्यों आप लोग किताबों के पीछे पड़ते हैं, क्यों अपने आप को टनल विजन में फंसाते हैं? मेरी जूनियर्स जो ये मेरी बात सुन रहे हैं, किताब सर बेसिक नॉलेज तो किताब दे रही है ना, नहीं आप अगर आप मैं उसको आप फिर ये अप्लाई सवाल का करना है। जवाब नहीं है, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, नहीं मेरे सवाल का सर, आपके जवाब सवाल ये का जवाब बिल्कुल ये नहीं है, लेकिन सर जो नॉलेज अप्लाई करनी है फिर ये तो सर एक जारी बात है, सिनेरियो टू सिनेरियो डिपेंड करता है कि हर चीज को कंपाइल करके हम अप्लाई करते हैं। नहीं, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। मैं बात जो मैसेज देना चाह रहा हूँ मेरी बात समझने की कोशिश करें अपने। मैं ये नहीं आपको कह रहा हूँ कि आप किताब ना पढ़े, लेकिन कोई किताब इस तरह से कवर करती ही नहीं है, तो क्यों अपने आप को एक टनल विजन में रखें? यू हैव टू फाइंड टारगेट अ टॉपिक इन दैट वे कि आपको पता हो कि प्रैक्टिकली इंप्लीकेट क्या वाइवा एमसीक्यूपीएस का सिर्फ वाइवा देते वक्त प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है। जो पहले दिन अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो आखिरी दिन इतना खौफ नहीं होना पड़ेगा। तो मैसेज तो ये है कि आप क्यों पढ़ते क्यों हैं? ये बेसिक नॉलेज का क्या कॉन्सेप्ट है? ये बेसिक नॉलेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ठीक है। ये बेसिक नॉलेज, ये दिस इज, यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो हमें आपके आसपास के लोग कहते हैं जी पहले मॉर्गन पढ़ो, पहले उसकी एक रीडिंग करो, फिर दूसरी रीडिंग करो, फिर 75वीं रीडिंग करो, समझ कुछ भी नहीं आएगा। तो व्हाई डोंट यू टारगेट अ टॉपिक इन दैट वे? आप क्यों अपने ऊपर टॉर्चर करते हैं? पहले दिन ही आपको ये पता हो कि भाई पहला मेरे से सवाल ये पूछा जाएगा ये डिजीज है क्या, दूसरा डिजीज पूछा जाएगा इसकी सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशंस क्या होती है, तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसकी सिवियरिटी को कैटेगराइज कैसे किया जाता है, या वैसे उसके अंदर कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है उस डिजीज को, ठीक है। उसके बाद जो है वो एनेस्थीसिया की ऐसे क्या रेलिवेंस है, उसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट या उसकी डायरेक्ट पैथोलॉजी को ट्रीट कर रहा होगा या उसके एसोसिएटेड सिम्टम्स को ट्रीट कर रहा होगा, जो दवाइयां या जो मोडालिटीज ले रहे हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, उस दवाई का कबीला क्या होता है, उस दवाई का मैकेनिज्म क्या होता है, उस दवाई के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, उस दवाई की एनेस्थीसिया रेलेवेंस क्या होती है। अगर आप पहले दिन से ये चीजें इस तरह पढ़ लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर हर स्टेप ऑफ एनेस्थीसिया में आ जाए। अच्छा जी प्री मेडिकेशन में क्या होता है, अच्छा उससे पहले प्री ऑप में ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, कोई रेफरल की जरूरत तो नहीं है, कोई दवाइयां बंद करने की जरूरत तो नहीं है, कोई ऐसे, ये हर डिजीज को आप क्यों नहीं आप एक फॉर्मेट के अंदर फिट करके आप एक चार्ट, जूनियर्स हैं वो ये जो मेरी बात सुन रहे हैं वो क्यों नहीं इसको तरतीब दे के पहले से ही बना लेते हैं? क्यों अपने आप को मुश्किल में डालते हैं? और आसान है, ये मुश्किल नहीं है। आप अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अगर 10 डिजीजेस इस तरह से पढ़ लेना तो आपके लिए पढ़ाई हलवा हो जाएगी, ठीक है। आपको पता हो कि भाई अच्छा इसमें रीजनल देना है या नहीं देना, इसमें इंडक्शन कैसे करनी है, इसमें मसल रिलैक्सेंट कौन सा देना है कौन सा नहीं देना, आपने कोई स्पेशल मॉनिटरिंग तो नहीं करनी, फ्लूइड्स में कोई स्पेशल बात तो नहीं है, ठीक है। कोई तो आपके लिए जिंदगी आसान है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट को प्लीज आप फॉर्मेट को याद कर लें, इस फॉर्मेट के अंदर हर बीमारी को फिट करें, ठीक है। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर नाउ इंशाल्लाह, क्योंकि 6:15 बजे मैंने एक और मैंने टाइम रखा है वो कैरियर काउंसलिंग के बारे में, तो अगर जो आप लोगों में से कोई अटेंड करना चाहता है तो यू आर वेलकम, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। अब अगले आने वाले वाइवे के रेफरेंस से ये जो मैंने आपको 8 डिफरेंट चीजें बताई हैं, प्लीज कोशिश करें कि इनको कंपाइल करें, चाहे वो डिजीज से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, कैलकुलेशन से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, सर से लेके पांव तक तमाम इमरजेंसीज को कंपाइल करें और उसके आंसर्स प्रिपेयर करें। हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोक्सिया, हाइपरकार्बिया, एरिथमियाज, फैट एम्बोलिज्म, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म, इस तरह आप हर सिस्टम के अंदर बनाते जाए। कॉम्प्लिकेशंस आपका वही टोक्स है, वही आपका टेबल वाइवा है। एमसीपीएस वालों की तो बात कहानी यहीं पे खत्म हो जाएगी। एमसीपीएस में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है, एमसीपीएस में आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती नहीं है। 5 मिनट के सवाल में 3-4 मिनट में आपने बातें बतानी, तो लंबी लंबी कहानियां सुनाने की जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट बात करें और अपनी जिंदगी को आसान बनाएं, ठीक है। और जो एफसीपीएस वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग हैं, कोई एक भी नहीं है। परवेज खामोश म्यूट बैठा हुआ है, पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम हुई हुई, ठीक है। और बहरहाल एनीवेज आई एम देयर, आप लोग प्लीज अब ये 30 दिन को यूटिलाइज कर लें, एंड ग्लोरी इज वेटिंग फॉर यू, ठीक है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरा म्यूट नहीं है, आपका आपका आपका
खुद माइक में कोई प्रॉब्लम है, पानी के अंदर मोबाइल को जरा पानी में रखो थोड़ी देर के लिए।